स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। आज से बच्चों हम क्लास 7th की साइंस स्टार्ट करेंगे। तो आपकी क्लास 7th की साइंस की बुक कुछ इस तरह से दिखती है। आप सभी के पास ये बुक है। जिस बच्चे के पास नहीं है वो ये बुक जरूर खरीद ले। ये बुक वैसे भी सबके पास मिलती है, इंपॉर्टेंट बुक है हमारी एनसीईआरटी क्लास 7th बुक। तो साइंस आज से हम स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, आपने जब मैं आपको सिलेबस स्टार्ट करवा रही हूं आपका, तो आपने क्या करना है, आपके बिहाफ में आप सिर्फ इतना करेंगे कि जैसे ही आप लेक्चर देखेंगे उस टाइम पर आपने अपनी बुक ओपन कर लेनी है, साथ में आप एक पेंसिल लेके साथ में बैठें और जिस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक लाइन जो है एनसीईआरटी की वो आपको समझाई जाएगी। तो आपने क्या करना है, वही चीजें जो मैं बताऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, आप बुक में उसे मार्क करते रहें अपनी पेंसिल के साथ। ठीक है, साथ मार्क करते रहें। और जो एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, कुछ भी आपको ऐसा लगे कि एक्स्ट्रा है, जो मैम ने बता दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो आप साथ की साथ उधर ही कोने में लिखते रहें। ठीक है, जो बच्चे खुद से अलग नोट्स बनाना चाहते हैं, अलग लिखना चाहते हैं, वो भी सही है। जो नहीं लिखना चाहते हैं, क्योंकि हर बच्चा एक डिटेल नोट्स बनाना पसंद नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है। वो बुक में जो हमारा स्पेस होता है उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लिखते रहें और जो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, उसे आप अंडरलाइन करते रहें। कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ के साथ डायग्रामेटिकली एक्टिविटी होती हैं, तो वो साथ के साथ आप फिल भी करते रहें, क्योंकि मैं आपको वो भी करवाऊंगी। इससे क्या होगा, आप जब दोबारा रिवाइज करोगे ना बच्चों, आपके लिए बहुत इजी और हेल्पफुल हो जाएगा। तो सभी बच्चों ने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता रही हूं कि एनसीईआरटी की बुक आप जरूर अपनी ओपन करके बैठें, चैप्टर खोल कर बैठें और साथ की साथ आप उसको टैली करते रहें, अंडरलाइन करते रहें और एडिशनल इंफॉर्मेशन बच्चों आप लिखते रहें। ठीक है, तो इसी से हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन। तो बच्चों, चैप्टर में हम हर एक चैप्टर को जब पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले हम उसकी थीम जानेंगे, यानी कि हम ये समझेंगे कि पूरे चैप्टर में हमने करना क्या है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें एक आइडिया मिल जाता है कि चैप्टर में चलेगा क्या, क्योंकि फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज होती है पूरी। ठीक है ना, तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, तो बच्चों इसी को तोड़ लो, इस जो वर्ड है इनको अलग अलग कर लो। तो सबसे पहला वर्ड है बच्चों न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज इट। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट्स, अभी प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट की ही सुनो। एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा जो प्लांट्स हैं, एक तो वो खाना लेते हैं या अपनी बॉडी में खाना लेते हैं, दूसरा उसे यूटिलाइज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम खाना खाते ही क्यों हैं, ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है। हमारा वहां पर फर्स्ट चैप्टर था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम खाना इसीलिए खाते हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमें ग्रो करना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी ने बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, है ना। तो इस चीज के लिए हम फूड लेते हैं, फूड खाते हैं, हम खाते हैं। इसी तरह से बच्चों प्लांट को भी तो एनर्जी चाहिए, प्लांट को भी ग्रो करना है, तो प्लांट को ये सारे काम करने के लिए उन्हें भी फूड खाना, उनके लिए भी फूड खाना जरूरी है। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट खाना खाते हैं या अपनी बॉडी में खाने को लेते हैं, खाते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं, यानी कि उसको इस्तेमाल करते हैं, उस प्रोसेस को बच्चों हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो हमारा चैप्टर जो है वो मेन उसकी थीम क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि न्यूट्रिशन, प्लांट किस किस तरीके से खाना खा सकता है और उसको यूटिलाइज कर सकता है, वो होता है उसके डिफरेंट न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर की थीम है। समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं इसके कंटेंट की तरफ कि चैप्टर में ओवरऑल क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले इस इमेज को देखो बच्चों, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक की ही इमेजेस है। इसमें आपको फर्स्ट इमेज में क्या दिख रहा है, ये जो हमारी फर्स्ट इमेज है, इसमें हमें दिख रहा है कि एक प्लांट है, एक फूल है, सनफ्लावर है। ये जो प्लांट है ये लाइट एनर्जी, यहां सूरज दिख रहा है, तो लाइट एनर्जी की वजह से ये अपना खुद का खाना खुद बना रहा है।
ये अपना खाना खुद बना रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं हम इसे? फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ग्रीन प्लांट है वो अभी सिर्फ इतना ही सुनो, ये जो लिखा हुआ है ना CO2 ऑक्सीजन, इसको अभी भूल जाओ, क्लोरोफिल भी भूल जाओ, सारी चीजें भूल जाओ। अभी सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। डिटेल तो हम इसकी करते रहेंगे। और यहां पर आपको अलग अलग टाइप के लीव्स दिख रहे हैं, इस इमेज में अलग अलग टाइप के लीव्स दिख रहे हैं। ये अलग अलग टाइप के लीव्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो यहां आपको क्लियर क्या हुआ बस कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिससे प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। तो कंटेंट में सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो है अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब मोड मतलब तरीका, मोड मतलब तरीका यानी कि मेथड। तो कौन कौन से मेथड हैं जिसके द्वारा प्लांट न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज इट। पहले खाना खाओ फिर उसको यूटिलाइज करो, इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। ये चीजें पढ़ेंगे हम। फिर सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस क्या है, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया ना, ये जो ये कर रहा है ये इमेज में, कि प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसे बच्चों पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे हम 1.2 सेक्शन में, ठीक है। थर्ड सेक्शन जो है 1.3, उसमें हम पढ़ेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। कुछ और भी मोड है न्यूट्रिशन इन प्लांट के। सारे जो प्लांट हैं वो जरूरी नहीं है फोटोसिंथेसिस ही करें, कुछ और भी प्लांट्स हैं जो अलग अलग तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। जैसे कुछ इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्ट्स को मारते हैं, उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, उससे खाना लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं औरों को नुकसान पहुंचाते हैं फिर खाना लेते हैं, उनको पैरासाइटिक बोलते हैं। तो कहने का मतलब है सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही नहीं है जो प्लांट कर सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके हैं खाना उनका ऑब्टेन करने का, प्राप्त करने का। उन तरीकों को हम इसमें पढ़ेंगे 1.3 सेक्शन में, यानी कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट में। फोर्थ है हमारा सेप्रोट्रोफ। सेप्रोट्रोफ बच्चों वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करें। डेड मतलब मरे हुए, डिकेइंग मतलब खराब। तो जो खराब या मरी हुई जो चीजें हैं, जो मटेरियल है, जो उसको खाकर अपनी एनर्जी लेते हैं उससे, वो सेप्रोट्रोफ होते हैं। और इसमें आप सबसे ज्यादा पढ़ोगे बच्चों फंजाई। तो इसमें मैं आपको फंजाई के बारे में बताऊंगी। जो ब्रेड आपने घर में देखा है, आपके घरों में ब्रेड आप खाते हो, अब अगर आप ब्रेड को ना कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ दो तो आप उसके अंदर कॉटन जैसा एक देखोगे, फुंदी बोलते हैं उसको, या हम बोलते हैं फंजाई। फंजाई देखोगे आप। फंजाई जो है जनरली मोइस्ट, यानी कि जो मॉइस्चर होता है ना, जहाँ पे नमी होती है, ऐसी जगह पर रहना पसंद करती है। और ये हमारे खाने खराब करती है। आपका कोई भी खाना है ना, उसको फंगस खराब करना चाहेगी, चाहे अचार ही क्यों ना हो। अब अचार जो है हमारे घर में बनता है, हमारी मम्मी बनाती है, हमारे लिए अचार भी बनता है, ठीक है। तो आप जो अचार खाते हो उसे प्रिजर्व करके रखना जरूरी होता है, यानी कि उसे लंबे समय तक चलाना होता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके घर में रोज ही अचार बन रहा है, नहीं। अचार क्या होता है, हमारे पेरेंट्स, आपकी मम्मी क्या करती हैं, अचार बनाकर उसे लंबे समय तक रख देती हैं और वो आप यूज करते रहते हो। तो ऐसा हो सकता है बच्चों कि उसके अंदर अगर फंगस ग्रो कर जाए तो वो आपको दिखेगी उस अचार के अंदर। ऐसा अचार नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेप्रोट्रोफ। फिर हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, लास्ट है जो चैप्टर का, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सोइल। रेप्लेनिश्ड का मतलब होता है भरपाई, भरपाई। यानी कि इसमें हम ये पढ़ेंगे मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये हम भी कंज्यूम करते हैं बच्चों। न्यूट्रिएंट जो हम खाना खाते हैं ना, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषण तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उनसे ही हमें पोषण मिलता है, एनर्जी मिलती है। जैसे कि हम जो फूड खाते हैं उसके अंदर प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स ही हैं। यानी कि अगर हम न्यूट्रिएंट्स को सिंपल भाषा में कहें बच्चों, तो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे बच्चों। न्यूट्रिएंट्स होते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड।
न्यूट्रिएंट्स होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि फूड के तत्व, जो फूड के तत्व हैं अलग अलग, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो हमने इस सेक्शन में पढ़ना है मिट्टी में से जो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। आप फसल बार बार उगा रहे हो तो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, उन कमी की भरपाई किस प्रकार की जाए, ये हम इसमें पढ़ेंगे और फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन हम कीवर्ड करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो आपने ओवरऑल क्या समझा अभी कि इस चैप्टर में हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने हैं प्लांट के, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, बाकी और भी न्यूट्रिशन के मेथड पढ़ेंगे, है ना। फिर हम सेप्रोट्रोफिक मेथड भी पढ़ेंगे जिसमें फंजाई बेसिकली हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उसकी भरपाई किस प्रकार की जाए और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ओवरव्यू समझ में आ गया है, और ओवरव्यू बच्चों बहुत जरूरी है। अब आपका चाहे ये 2 दिन में चैप्टर हो, 3 दिन में चैप्टर हो, आपको ये तो समझ में आता जाएगा ना कि हो क्या रहा है चैप्टर में, है ना। तो उस चीज के लिए हम पहले ओवरव्यू डिस्कस करते हैं। अब बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या लाइन लिखी हुई है उसी से शुरू करो। क्या लिखा हुआ है बच्चों? फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, भले वो बैक्टीरिया हो, भले वो प्लांट हो, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई फंगस हो, फंजाई जिसे हम बोलते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो। बच्चों खाना तो सभी को चाहिए, खाना सभी को चाहिए, क्योंकि खाना ऐसी चीज है जिसे खाकर ही हम जिंदा हैं, हमारी जिंदगी चल रही है, हम हेल्दी चल रहे हैं, वो फूड ही है। तो फूड तो सभी को फूड की जरूरत है। क्लास 6th में हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्लास 6th में आपने क्या पढ़ा था बच्चों? जिसे याद नहीं है मैं दोबारा भी बताऊंगी, लेकिन एक कनेक्शन बनाते हैं ना 7th क्लास का 6th क्लास के साथ। तो 6th क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमने पढ़े थे वहां पे, जैसे होता है कार्बोहाइड्रेट, जैसे होता है प्रोटीन्स। जैसे आपने सुना है आपकी मम्मी आपको कहती होंगी कि बच्चों दाल खाया करो, दाल में प्रोटीन होता है, और आपको दाल पसंद नहीं है। तो अगर आपको दाल पसंद नहीं है तो आपकी मम्मी क्या कहती है कि दाल खाओ बच्चों, दाल में प्रोटीन होता है, क्योंकि प्रोटीन हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, फाइबर्स हैं, ये सब बच्चों कंपोनेंट है फूड के। ये सब क्या है? कंपोनेंट है फूड के। इन्हीं को हम दूसरे शब्दों में बोल देते हैं न्यूट्रिएंट्स, इन्हीं को हम दूसरे शब्दों में बोल देते हैं न्यूट्रिएंट्स। यानी कि न्यूट्रिएंट्स को आप दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हो? एक सिंपल लैंग्वेज में द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन होगी। तो हमने क्लास 6th में क्या पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ फूड, ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। और ये फूड में क्यों होते हैं? ताकि फूड हमारा बैलेंस्ड हो सके। कहने का मतलब है बच्चों, आपको अगर एक बैलेंस्ड डाइट खानी है, बैलेंस्ड डाइट खानी है, यानी कि आपकी जो आप डाइट ले रहे हो, खाना खा रहे हो, अगर वो बैलेंस्ड डाइट है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर प्रॉपर प्रोपोर्शन में सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ एक ही चीज, ये इतने सारे न्यूट्रिएंट है देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, और मान लो कि आप ना हर रोज सिर्फ एक ही चीज खा रहे हो, इसमें से कार्बोहाइड्रेट, तो इससे क्या होगा? आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, आपकी बॉडी में फैट की कमी हो जाएगी, आपकी इन द सेंस जो भी नहीं खाएगा उसकी, ठीक है। तो जो भी बच्चा ऐसा है जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाए जा रहा है, तो उसकी बॉडी में क्या हो जाएगा? प्रोटीन की कमी, फैट की कमी, विटामिन की कमी, मिनरल की कमी, तो बॉडी बच्चों वीक होगी, है ना। क्या वो हर फंक्शन अच्छे से कर पाएगा? क्या उसकी बॉडी हर काम बढ़िया तरीके से कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो खा तो सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट रहा है, बाकी सबकी तो उसके शरीर में कमी है ना। इसे बैलेंस डाइट नहीं कहते। बैलेंस डाइट का मतलब है जब आपने सारे न्यूट्रिएंट्स को एक प्रॉपर प्रोपोर्शन या मात्रा में ले रहे हो, तो आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी नहीं है।
यानी कि ना कार्बोहाइड्रेट की है, ना फैट की है, ना विटामिन की है, ना मिनरल्स की है, ना फाइबर्स की है, किसी चीज की कमी नहीं है आपकी बॉडी में। इवन वाटर भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो अगर किसी चीज की कमी नहीं है तब उसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, उसी को हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो बैलेंस डाइट है इसकी वजह से ही हम जो एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं, हम वर्क कर सकते हैं, हम फिट रह सकते हैं, है ना। इतनी सारी चीजें हैं बच्चों, ये हम तभी कर सकते हैं जब हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं, ठीक है। एक ही के ऊपर फोकस नहीं करना, हमें हर एक न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इन शॉर्ट हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में क्या पढ़ा, दैट न्यूट्रिएंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक कंपाउंड इन द फूड। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड, यू कैन ऑल्सो से। देखो बच्चों, दो डेफिनेशन याद किया करो हर चीज की, एक जो कभी मत भूलो, एक जो मार्क्स दिला सके, ठीक है। अब मैंने जो आपको ये बोला है कि न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ द फूड, ये तो बच्चों भूलने की नहीं है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिएंट, ये तो आपको फटाफट याद हो गई। अब पेपर में इसको और अच्छे से लिख के आना है, तो आप लिखोगे न्यूट्रिएंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक कंपाउंड्स ऑफ द फूड, बिल्डिंग ब्लॉक कंपाउंड्स इन द फूड, ऑफ द फूड, एक ही बात है, दे विच आर एसेंशियल टू लिव एंड हेल्थ, जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, जो हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है। आप एक ही तरह का न्यूट्रिएंट खाओगे तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं होगा, आपको हर तरह का न्यूट्रिएंट लेना है एक प्रोपोर्शन में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। तो आपको न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं आपके लिए, क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड अस एनर्जी। उस एनर्जी से हम क्या करते हैं, बॉडी रिपेयर। जैसे आप ग्रो करते हो तो क्या ग्रोथ के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है, अभी आप ग्रोइंग स्टेज पर ही हो, तो अभी आपकी बॉडी में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। उस ग्रोथ के लिए तो आपकी मम्मी आपको कहती है ना कि दूध पियो, अच्छी हाइट बढ़ेगी, अच्छे ग्रो करोगे, हेल्दी दिखोगे, तो सुंदर दिखोगे। तो कहने का मतलब है जो आप फूड खा रहे हो, आपकी ग्रोइंग स्टेज है, आप फूड खा रहे हो, ये क्यों जरूरी है बच्चों, ये इसीलिए तो जरूरी है ना क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो। दूसरा, जब भी हमें कोई चोट लगती है या हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो रिपेयरिंग होती है, उस रिपेयरिंग में भी एनर्जी चाहिए, है ना। यानी कि बच्चों, एक तो जो हमारी बॉडी में रिपेयरिंग हो रही है, ये जो रिपेयरिंग हो रही है इसमें भी बच्चों फूड की जरूरत है। फिर बच्चों, एक आप मान लो कोई बच्चा ऐसा होता है जो बीमार है, अब बीमार से जब वो ठीक होगा, इसको क्या बोलते हैं, रिकवरिंग। तो रिकवरिंग में भी फूड की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, रिपेयरिंग में भी है, ग्रोथ में भी है, ठीक है। इन सब चीजों में हमें किस चीज की जरूरत होती है बच्चों, एनर्जी की। और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है, न्यूट्रिएंट से, ऐसे समझो। और न्यूट्रिएंट्स किससे मिलते हैं हमें, फूड में होते हैं। समझ में आ गया। तो आपने क्या ऐसे इसको सिंपल भाषा में कैसे याद करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। फूड के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं रिपेयरिंग में भी, रिकवरी में भी। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें रिकवरी भी चाहिए, उससे हम ठीक होंगे, उसी को हम रिकवरी बोलते हैं। और हमें ग्रोथ के लिए भी, सभी चीज के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आपको यहाँ लिखे हुए हैं, 6 मेजर हैं। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड को ही हम फैट बोलते हैं, ऐसा ना सोचो कि कुछ और है, लिपिड को ही हम फैट बोलते हैं। प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब क्या है बच्चों, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। एसेंशियल मतलब बच्चों मेजर, जरूरी न्यूट्रिएंट्स जो बहुत जरूरी होते हैं हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, वो ये सारे जो हैं न्यूट्रिएंट्स हैं। समझ में आ गया ना बच्चों की न्यूट्रिएंट्स क्या है, कंपोनेंट है फूड के, जो हमारी रिकवरी के लिए जरूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है, ठीक है। सारी आपकी बॉडी के जो भी फंक्शंस है जो अच्छे से हो, उसके लिए बच्चों आपको भरपूर मात्रा में हेल्दी फूड लेना चाहिए। और हेल्दी फूड का मतलब क्या है, उनमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बाहर का स्ट्रीट फूड खा रहे हो बच्चों, वो इतना हेल्दी नहीं होता, इतना क्या वो हेल्दी नहीं होता है। तो फिर क्योंकि उसमें ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं होते, इसमें सिर्फ फैट ही फैट मिलेगा, वो भी अनहेल्दी फैट मिलेगा जो हमें मोटा करेगा, हमारे अंदर बीमारियां कर सकता है। ना वो हाइजीनिक होते हैं बच्चों, ना वो साफ सुथरी जगह में बनते हैं। तो कहने का मतलब है हमें घर का खाना खाना है, क्योंकि उसके अंदर सारे तरह के अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं।
और जिससे आप अच्छे बढ़ पाओगे, ग्रो कर पाओगे, है ना। और इस एज में बच्चों हमें ये चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, ये सारे हैं बच्चों न्यूट्रिएंट्स। अब ये वो सारे खाने हैं जो आपको खाने चाहिए। चलिए देखते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है। सबसे पहले ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये फूड के कंपोनेंट कौन कौन से दे रखे हैं, सुनो। सबसे पहले देखो बच्चों, ये है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आपको किस किस चीज में मिलता है, देखो सुनो, और ये देखना कि आप इनमें से कौन कौन सी चीजें खाते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें रोटी में, रोटी में, परांठे में, सब में, ठीक है, चपाती में। फिर मिलता है ब्रेड में, ठीक है। जैसे मिलता है ओट्स में, ओट्स बनते हैं ना, ओट्स मार्केट में अभी तो सब खाते ही हैं, जो नहीं खाते उनके लिए भी मैं बता देती हूँ, ओट्स बहुत हेल्दी होते हैं बच्चों, तो ओट्स खाने चाहिए। ओट्स हो गया, ब्रेड हो गया, रोटी हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो रोटी में, ब्रेड में, ओट्स में, इन सब में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो क्लियर हो गया, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स है ये जो मैंने 3 आपको एग्जाम्पल बताए, मैं ज्यादा भी बता सकती हूँ, फिर आपको याद नहीं हो पाएंगे। तो ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स है। इसी तरह से जैसे इनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, तो फिर ये मिनरल्स किस में होते हैं, मिनरल्स सबसे ज्यादा मिलते हैं फ्रूट्स में, ठीक है, मिल्क में, कर्ड में और फ्रूट्स में। मिनरल सबसे ज्यादा किस में मिलते हैं बच्चों, फ्रूट्स में मिलते हैं। तो आपको यहां दिखेगा लगभग सारे फ्रूट वेजिटेबल्स ही दे रखी है, वेजिटेबल्स भी हैं, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। तो आपको जो आप सब्जियां खाते हो, फ्रूट खाते हो, उनसे आपको सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना, ये आप रिलेट कर पाओगे कि जो आप खा रहे हो ना घर में अपने, इनमें ज्यादातर है क्या। अब आती है बारी बच्चों प्रोटीन की, जो कि बच्चों बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, आपको अच्छे से ग्रो करवाएगी, आपकी बोन स्ट्रोंग होगी, आप फिट रहोगे, तो प्रोटीन खाना चाहिए। अच्छा, प्रोटीन किस किस में ज्यादा मिलता है बच्चों, एक तो बच्चों ड्राई फ्रूट्स में। ड्राई फ्रूट्स कौन कौन से बच्चों होते हैं, जैसे बादाम, जैसे कैश्यू, काजू, वॉलनट, अखरोट, इन सब में आपको प्रोटीन मिलेगा, तो ये खाया करो, इनमें प्रोटीन होता है। दूसरा, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनको प्रोटीन ज्यादा मिल पाता है, क्योंकि जो वो चीजें खाते हैं, जैसे मीट हो गया, चिकन है ना, एग है, इनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। फिश है, तो आप लिख लो एक बार, ड्राई फ्रूट्स हैं, फिर साथ ही साथ जैसे पल्सेस, दालें हैं, ठीक है, फिश है, एग है और मीट है, इन सब में ज्यादा प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन रिच फूड कौन कौन से हो गए, ड्राई फ्रूट्स, पल्सेस, ठीक है, उसके बाद मीट, उसके बाद एग, उसके बाद फिश, इन सब में प्रोटीन मिलता है ज्यादा, ये प्रोटीन रिच फूड्स है। उसके बाद है बच्चों वाटर, तो वाटर तो आपको पता ही है, पानी तो आप पियोगे तो पानी ही है, और मिल्क में भी बच्चों पानी है ना, तो वाटर हो गया। उसके बाद विटामिन्स, विटामिन्स हमें मिलते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल से। तो किससे मिलते हैं, फ्रूट्स और वेजीज या वेजिटेबल्स, इनसे ही हमें विटामिन्स मिलते हैं, इनसे ही हमें मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ही रह गया बच्चों, वो है फैट। अब बच्चों फैट ना 2 कैटेगरी के होते हैं, एक होता है हेल्दी फैट, एक होता है अनहेल्दी फैट। हेल्दी फैट हमें ज्यादा मोटा नहीं करता, हेल्दी फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, ठीक है। हेल्दी फैट हमें मिलता है जैसे फिश से, जैसे मीट से, ठीक है, जैसे ड्राई फ्रूट से, ड्राई फ्रूट्स में भी हेल्दी फैट्स होता है, ठीक है, जैसे एग से, ठीक है। ये सारे की सारी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये सारी की सारी जो चीजें बताई हैं, ये हेल्दी फैट रखती हैं अपने अंदर, यानी कि इनसे हमें हेल्दी फैट मिलता है, ठीक है। जो हम घी खाते हैं, जो गाय का घी, भैंस का घी, ये जो घी होते हैं, ये घी भी बच्चों में मॉडरेशन में खाने चाहिए। देखो ये बात आप याद रखना कि जो हम फैट लेते हैं ना, फैट खाते हैं, ये फैट हमेशा मॉडरेट अमाउंट में खाने चाहिए। इसे हमें क्या खाना चाहिए, मॉडरेट अमाउंट में खाना चाहिए। मॉडरेट अमाउंट मतलब लिमिटलेस नहीं होना। आप देसी घी खाते हो तो आपका ऐसा नहीं आप बहुत ज्यादा ही देसी घी खाओगे, माना कि आपको बटर पसंद है तो बटर फिर भी हमें एक मॉडरेशन में खाना चाहिए, क्योंकि उससे हम मोटे हो सकते हैं,
क्योंकि इन चीजों को मॉडरेशन में खाते हैं। तो बच्चों ये सारी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ये हैं न्यूट्रिएंट। तो ये अलग अलग जो मैंने आपको बताए हैं न्यूट्रिएंट रिच फूड्स हैं, अलग अलग। जैसे कुछ प्रोटीन रिच फूड है तो उनमें बेसिकली ज्यादा प्रोटीन मिलता है, और भी चीजें मिलेंगी पर ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। ये जो फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं इनमें विटामिन और मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं। रोटी है तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलता है, ब्रेड है तो ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलता है। इस हिसाब से बच्चों आपको थोड़े थोड़े एग्जाम्पल सारों के याद करने हैं, बस वही तो है जो आप खाते हो, कुछ नया थोड़ी है। तो ये चीजें आपको याद करनी है। आगे देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, सभी को खाने की जरूरत है, लेकिन उनमें से अब दो कैटेगरी वाले हो गए। एक तो वो जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, और एक वो जो दूसरों पे निर्भर है। दो हो गए ना। देखो, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने की नीड है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन अब वो सभी में भी दो कैटेगरी बदल दो। वो दो कैटेगरी कौन कौन सी है? जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से कुछ तो ऐसे हैं बच्चों जो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो कौन है? वो आते हैं ऑटोट्रोफ्स में। वो किस में आते हैं? ऑटोट्रोफ्स में आते हैं, जो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूं कि ऑटोट्रोफ्स कौन से होते हैं ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और इसमें एग्जांपल है जैसे ग्रीन प्लांट्स। और बच्चों अपना चैप्टर क्या चल रहा है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम क्या पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो हेट्रोट्रोफ्स होते हैं। ठीक है, सॉरी हेट्रोट्रोफ नहीं, ऑटोट्रोफ होते हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं। फिर दूसरी कैटेगरी में आते हैं बच्चों हेटेरोट्रोफ्स। हेटेरोट्रोफ्स होते हैं जो भोजन के लिए या तो प्लांट्स पे निर्भर होते हैं या अदर एनिमल्स पे निर्भर होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाते। अगर सिंपल भाषा में आप इसको समझो तो ऑटोट्रोफ कौन से होते हैं? ऑटोट्रोफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रोफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, दूसरों पे निर्भर होते हैं, चाहे वो प्लांट पे निर्भर हो चाहे वो एनिमल पे निर्भर हो, किसी पे भी निर्भर होंगे लेकिन अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे। ह्यूमंस, हम भी इसी में आते हैं। क्लास 6 में हमने एक चीज पढ़ी थी बच्चों, ठीक है, क्या पढ़ी थी? कि ह्यूमंस हैं, चाहे हम हैं चाहे जो भी हेटेरोट्रोफ है, ये प्लांट एनिमल दोनों पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। या तो प्लांट पे होंगे या एनिमल पे होंगे या दोनों पे होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं। अब जैसे टाइगर है, टाइगर तो दूसरे जानवर को मार के खाता है, तो प्लांट थोड़ी खाता है। तो या तो प्लांट पे या एनिमल पे, ठीक है, या तो दोनों। देखो, या तो प्लांट पे सिर्फ या एनिमल पे या बोथ पे। अब हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस जो हैं, यानी कि हम जो हैं, आप जो हैं, हम क्या करते हैं? हम जो आपके घरों में आप देखोगे फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रही हैं, वो सारी प्लांट बेस्ड है, प्लांट से आती हैं, तो वो भी आप कंज्यूम करते हो। रोटी खाते हो तो वो भी प्लांट का सोर्स है, सब्जियां खा रहे हो तो वो भी प्लांट का सोर्स है। तो ये सारी चीजें तो प्लांट से आपको मिली हैं। लेकिन जो आप दूध पीते हो वो एनिमल सोर्स है, जो आप बटर खा रहे हो वो एनिमल सोर्स है, ठीक है, जो एग खाते हैं वो एनिमल सोर्स है, जो मीट खाते हैं वो एनिमल सोर्स है। तो क्या देखा हमने कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो प्लांट बेस्ड फूड भी खा रहे हैं, प्लांट से ऑब्टेन्ड फूड भी खा रहे हैं, एनिमल से ऑब्टेन्ड फूड भी खा रहे हैं, बिकॉज वी आर हेटेरोट्रोफ, राइट। सो ये दो कैटेगरी हम पढ़ते हैं। समझ में आया ना आपको? यही डिटेल में हमने पढ़ना भी है आगे। तो कहता है प्लांट तो अपना खाना खुद बनाता है, प्लांट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है, देमसेल्व्स अपने आप ही खाना बनाता है। लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस, ह्यूमन को इंक्लूड करो बच्चों, हम अपना खाना खुद नहीं बना पाते, हमें चाहिए होता है, हम तो सिर्फ उसे पकाकर खाते हैं। ठीक है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि हमारी मम्मी तो रोज खाना बनाती है। बच्चों वो खाना तो खुद बनाती हैं आपके लिए, लेकिन वो सोर्सेज तो कुछ ना कुछ बाहर से आता है ना, चाहे प्लांट से मिल रहा है हमें, चाहे एनिमल से मिल रहा है, खुद थोड़ी हम बना रहे हैं। तो हम तो सिर्फ उसे कुक करते हैं। ठीक है, आपकी मम्मी तो सिर्फ उसे क्या करती हैं? आपके लिए कुक करती हैं। वो चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? वो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है? या तो प्लांट से या दूसरे एनिमल से, क्योंकि ये चीजें हम खुद नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो ये हो गया, दे गेट इट फ्रॉम ईदर प्लांट एंड एनिमल दैट ईट प्लांट्स, या तो हमें वो प्लांट से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा, तो हम उन्हीं को हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उससे हम एनर्जी लेते हैं। इसीलिए ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर निर्भर करते हैं। बच्चों ये याद रखना, चाहे कोई एनिमल डायरेक्टली डिपेंडेंट है उस पे, चाहे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, लेकिन डिपेंडेंट सभी हैं।
जैसे हम डायरेक्टली डिपेंडेंट है बच्चों, हमें चाहिए, ठीक है, हमें प्लांट से ऑब्टेन फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, रोटी चाहिए, बाजरा चाहिए, मक्का चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें, वो प्लांट से हमें डायरेक्ट ही तो मिलता है। लेकिन एक लायन की सुनो, लायन कैसे डिपेंडेंट हुआ प्लांट के ऊपर? लायन खाएगा डियर, हिरन, तो हिरन खाता है ग्रास। अगर हिरन अपना पेट ना भरे तो हिरन ऐसे ही नहीं मर जाएगा, तो फिर लायन क्या खाएगा? इनडायरेक्टली वो प्लांट पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जिसे वो खाता है वो प्लांट को खा रहा है ना। मैंने क्या समझाया बच्चों आपको कि जो लायन है, देखो यहां सुनो, एक लायन है, ये खाता है डियर को, ठीक है, लेकिन डियर तो प्लांट को खाता है ना। तो अगर एक हिरन प्लांट्स को नहीं खाएगा तो मर जाएगा ना बच्चों। बच्चों यही मर गया तो फिर लायन इसको नहीं खाएगा, तो फिर लायन क्या खाएगा? इसे कहते हैं इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी। और डायरेक्ट डिपेंडेंसी तो हमारी खुद की ही है कि हमें फ्रूट चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, वीट चाहिए, राइस चाहिए, सब कुछ हमें चाहिए बच्चों जो प्लांट से ऑब्टेन होता है। सो वी आर डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स। इज इट क्लियर? तो बच्चों आज के लिए इतना ही करेंगे। आई होप आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे अपनी एनसीईआरटी की बुक में। साथ ही साथ बच्चों इसे रिवाइज करते रहें, एक बार आप सुने, अच्छे से उसे नोट डाउन करें और फिर एक बार खुद से भी रीडिंग जरूर करें बुक की, तभी आपको सारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसे रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट।